गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्ञान विहार स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत। आपके अभिभावकों को मेरा सादर नमस्कार। स्टूडेंट्स, मैं मुकेश बड़ारड़ा सामाजिक विज्ञान की कक्षा के साथ विद्यार्थियों अपने सामाजिक विज्ञान के अंदर जो लेसन नंबर 6 है, छठा पार्ट है केंद्र सरकार, वो चल रहा है। हमने अब तक इस पार्ट के अंदर ये जाना कि सरकार क्या होती है, सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं। सरकार के जो 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हमने उन तीनों अंगों के बारे में जाना कि उनके काम क्या हैं, किस अंग में कौन कौन आता है, और उसी के तहत जो सरकार का पहला अंग है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का जिसका प्रमुख काम होता है देश के लिए कानून बनाना। भारत की व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं और भारत की संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। उसमें जो पहला सदन है लोकसभा, उसके बारे में हमने कल एक प्रश्न तैयार किया था पिछली कक्षा के अंदर कि लोकसभा की रचना एवं संगठन को स्पष्ट कीजिए। आज विद्यार्थियों अपना इसमें उसके बाद में आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आगे जो है वो प्रश्न तैयार होता है राज्यसभा की रचना एवं संगठन। जिस प्रकार हमने लोकसभा की रचना एवं संगठन को पढ़ा, उसी प्रकार से भारतीय संसद का जो तृतीय सदन है राज्यसभा, उसकी रचना और संगठन का ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मेशन का एक प्रश्न आपके बनता है। मैं आपको पहले भी जैसे बता चुका हूं कि आपके बोर्ड के अनुसार इस पाठ में से 7 अंकों का एक ऐसे टाइप निबंधात्मक प्रश्न आएगा। तो ऐसे में ये अपना एक प्रश्न तैयार हो जाता है। बोर्ड के अंदर एक प्रश्न आता तो किस प्रकार बनेगा कि राज्यसभा की रचना एवं संगठन को स्पष्ट कीजिए। यह आपका एक तरह का प्रश्न हो जाता है। अब हम आज अपनी क्लास शुरू करते हैं विद्यार्थियों। सबसे पहले इसको करने से पहले राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय एवं उच्च सदन है। राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहते हैं क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है। विद्यार्थियों, राज्यसभा जो है वो भारतीय संसद का द्वितीय एवं उच्च सदन है। इसको उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। हालांकि नाम इसका उच्च है, लेकिन शक्तियों के मुकाबले में ये लोकसभा से कमजोर है, लेकिन नाम इसका उच्च सदन है। साथ ही विद्यार्थियों, राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है। अब यहाँ पर अपने प्रश्न ये बनता है कि राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं। तो राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, ये परमानेंट रहती है, कभी भंग नहीं होती है लोकसभा की तरह। इसी वजह से राज्यसभा को स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संसद का कौन सा सदन स्थायी है और क्यों, तो उसका जवाब होगा राज्यसभा स्थायी सदन है और वो इसलिए है क्योंकि वो कभी भंग नहीं होती है। अब विद्यार्थियों, आगे अपने जैसे कि इस प्रश्न को तैयार करने के लिए जो 6 बिंदु है इनके आधार पर हम तैयार करेंगे। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि हमने जो पिछली कक्षा के अंदर लोकसभा की रचना और संगठन का पाठ पढ़ा, उसके अंदर जो 6 बिंदु थे, जैसे सदस्य संख्या पहला, दूसरा निर्वाचन, तीसरा सदस्यों की योग्यताएं, चौथा कार्यकाल, 5वां अधिवेशन और 6ठा पदाधिकारी। तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे जो लोकसभा की रचना और संगठन के बिंदु थे, सेम वही के वही बिंदु आपके राज्यसभा की रचना और संगठन में भी काम आएंगे। अंदर का जो मैटर है वो आपको इनके हिसाब से अलग लिखना है। तो यह आपके लिए सुविधा रहेगी कि जो राज्यसभा के लिए आप ये संगठन और रचना के बिंदु तैयार करते हो, इन्हीं के आधार पर, इन्हीं को मुख्य बिंदु बनाते हुए आप लोकसभा का जो तैयार करते हो, उन्हीं के आधार पर आप राज्यसभा के प्रश्न का भी जवाब दे सकते हो। लेकिन अंदर का जो मैटर है वो अलग रहेगा, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान है वो रखना है। सबसे पहले विद्यार्थियों अगर बात करें राज्यसभा की रचना और संगठन में सदस्य संख्या, मेंबर्स जो है, नंबर्स ऑफ मेंबर उनकी, तो भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। अधिकतम 250। यहां पर विद्यार्थियों ध्यान रखें, अभी है नहीं, हो सकती है। जिस प्रकार लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, उसी प्रकार संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इसमें 238 विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से चुने जाएंगे और जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिस प्रकार लोकसभा में राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है,
मनोनीत का तात्पर्य होता है कि उन सदस्यों को किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं लड़ना पड़ता है और वो सीधे ही सदस्य बन जाते हैं, हाउस के सदस्य बन जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, आपसे अगर पूछा जाए कि राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है और किन को करता है, तो इसका जवाब होगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अब ये कौन होंगे? ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, खेलकूद आदि के अंदर देश का नाम रोशन किया हो, इनके अच्छा नॉलेज या ज्ञान प्राप्त किया हो, ऐसे लोगों की सेवा लेने के लिए राष्ट्रपति इनको मनोनीत करते हुए सीधे ही राज्यसभा का सदस्य बना सकता है। तो ये तो हो गई अपने कि अधिकतम 250 हो सकती है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हो सकते हैं। लेकिन हम अभी वर्तमान की बात करें विद्यार्थियों, तो वर्तमान के अंदर राज्यसभा की जो संख्या है वो 245 है, जिसमें 233 निर्वाचित हैं और 12 मनोनीत। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है और अभी वर्तमान के अंदर 245 है और इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, खेलकूद के अंदर अच्छा कार्य किया हो, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। इनके आधार पर आपको जो अपना पहला बिंदु है रचना और संगठन का सदस्य संख्या, उसको क्लियर करना है। अब विद्यार्थियों अगला जो है निर्वाचन, चुनाव, इलेक्शन। यहाँ पर अपने प्रश्न होता है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। हमने जैसे कि पिछली कक्षा में लोकसभा के दौरान पढ़ा कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है विद्यार्थियों। जो सदस्य मनोनीत होते हैं वो तो मनोनीत है, लेकिन बाकी जो सदस्य हैं उनका चुनाव कैसे होता था, आपने अपने ध्यान रखें कि राज्यसभा के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उनका चुनाव विभिन्न राज्यों और जो संघ शासित क्षेत्र हैं उन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अर्थात राज्यसभा में विद्यार्थियों अलग अलग राज्यों की अलग अलग सीट होती है। जैसे हम अपने राज्य राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से राज्यसभा में 10 सदस्य चुनकर जाते हैं। राजस्थान से राज्यसभा की सीट 10 है, लोकसभा की 25 है। तो अब राजस्थान के सदस्यों का चुनाव जो राजस्थान की विधानसभा है, राजस्थान की विधानसभा के जो सदस्य हैं जिनको हम एमएलए कहते हैं, हिंदी में हम जिनको विधायक कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो संबंधित राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य मीन्स विधायक या एमएलए के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है वो किया जाता है और इनके चुनाव के अंदर जो पद्धति काम में ली जाती है उसको आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के नाम से जाना जाता है, जो राष्ट्रपति के चुनाव में भी काम में ली जाती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव संबंधित राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार हम ये भी कहेंगे कि एक तरह से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष हो गया। क्यों? क्योंकि जनता जो है विद्यार्थियों, जनता एमएलए को चुनती है और एमएलए राज्यसभा के सदस्य को। इस प्रकार ये डायरेक्ट नहीं होके इनडायरेक्ट हो गया। तो ये हो गया निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधित राज्यों और संघ क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तीसरा बिंदु विद्यार्थियों अपने सामने आता है सदस्यों की योग्यताएं, अर्थात राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किन किन योग्यताओं का होना आवश्यक है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है या राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। तो उसके लिए विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ ऐसी सामान्य योग्यताएं हैं जो आप सभी के अंदर काम में ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं हो, आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं हो। ये 4 ऐसी योग्यताएं हैं जो किसी की भी योग्यताएं आपसे पूछे आप उसके अंदर इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब जो आयु का है वो थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हमने पढ़ा कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 इयर्स यानी 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लेकिन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 यानी 30 वर्ष की आयु है वो होनी आवश्यक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी आवश्यक है। आप ऐसा नहीं लिखें कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए।
ज्यादा अच्छा होने के लिए आप ऐसा लिखें कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए या इसका चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। ये चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत, सभी के लिए इन योग्यताओं का पूरा होना आवश्यक है। इस प्रकार से अपना तीसरा जो बिंदु है सदस्य की योग्यता है वो क्लियर हुआ। उसके बाद में स्टूडेंट्स जो चौथा है कार्यकाल। कार्यकाल के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कि अपनी परिभाषा में भी देखा कि राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहते हैं क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती है। तो कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है क्योंकि वो एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होती है। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं जिनको हम सांसद कहते हैं, एमपी कहते हैं, उनका सामान्य जो कार्यकाल है वो 6 ईयर है, 6 वर्ष है। लोकसभा या इसके सदस्यों का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। और राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है क्योंकि वो एक स्थायी या परमानेंट हाउस है। इसमें क्या होता है विद्यार्थियों कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य, 1/3 जिनका 6 इयर्स का कार्यकाल पूरा हो गया वो रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। इस तरह से ये रोटेशन चलता रहता है। राज्यसभा एक साथ कभी खाली नहीं होती है। हर 2 वर्ष बाद में जिन सदस्यों का 6 वर्ष का कार्यकाल हो गया वो रिमूव हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्यों का चुनाव हो जाता है। इस तरह से ये सिस्टम चलता रहता है। तो कार्यकाल 6 इयर्स का हो गया। अगला बिंदु है विद्यार्थियों अधिवेशन। अधिवेशन में सेम लोकसभा वाली स्थिति है कि राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के मध्य 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। अधिवेशन मीन्स बैठक, मीटिंग। तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बैठक होना अति आवश्यक है। तो इसके अंदर लोकसभा वाली चीज यहाँ पे रहेगी। फिर इसका जो आखिरी बिंदु है वो है पदाधिकारी। तो यहाँ पर आपको विद्यार्थियों जैसे कि हमने लोकसभा में पढ़ा कि लोकसभा के अंदर एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, ठीक उसी प्रकार राज्यसभा के अंदर एक सभापति और एक उपसभापति होता है। लोकसभा के अंदर हम अध्यक्ष कहते हैं। काम ये जो लोकसभा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष के काम है, राज्यसभा में वो काम राज्यसभा का सभापति करेगा। यहाँ पर नाम सभापति का है। तो लोक राज्यसभा के अंदर सभापति और एक उपसभापति होगा। अब यहाँ पर अपने संविधान की ये व्यवस्था है, विशेष रूप से आप ध्यान से सुने। भारतीय संविधान के अनुसार जो भी देश का उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट, वो अपने आप ही राज्यसभा का सभापति होगा। इस प्रकार अगर आपसे भी पूछा जाए कि अभी राज्यसभा के सभापति कौन है, तो हमारा जवाब होगा कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वही राज्यसभा के सभापति है। इस प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों को उपराष्ट्रपति अपने सभापति को चुनने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि जो भी देश का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। और उसके बाद में राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही एक उपसभापति का चुनाव करते हैं। सभापति पूरी कार्रवाई का संचालन करता है, जिस प्रकार लोकसभा के अंदर लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और सभापति किसी कारणवश अगर अनुपस्थित हो तो उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति ये सारा कार्य देखता है। सभापति का कार्यकाल जो उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल है वही होता है, लेकिन जो उपसभापति है, क्योंकि ये राज्यसभा का सदस्य भी है, इसलिए उपसभापति का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष है। उपसभापति का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज हमने एक प्रश्न तैयार किया, राज्यसभा की रचना एवं संगठन, ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मेशन। राज्यसभा की रचना और संगठन की राज्यसभा किस प्रकार से बनता है, आपका आज का यह होमवर्क भी है जो आपको भी ग्रुप के माध्यम से मिल भी जाएगा। आप नोट कर लें कि राज्यसभा की रचना एवं संगठन को स्पष्ट कीजिए। निम्नात्मक प्रश्न है, आपको 2 से 3 पेज में करना है। राज्यसभा की रचना एवं संगठन को स्पष्ट कीजिए। इसमें आप प्रारंभिक इंट्रोडक्शन राज्यसभा के बारे में लिख के उसके बाद में ये जो 6 बिंदु है, एक एक बिंदु के अंदर आपको 2 से 3 लाइन के अंदर लिखना है। आप वीडियो को बीच में पॉज करके रोक के वापस देख के भी समझ सकते हैं, उसकी सहायता भी ले सकते हैं। इन पॉइंट्स के आधार पे आपको इस प्रश्न को करना है। सदस्य संख्या है, निर्वाचन है, सदस्यों की योग्यताएं हैं, कार्यकाल है, अधिवेशन है, पदाधिकारी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों अपने आज का ये जो टॉपिक है वो खत्म होता है। इस पार्ट के अंदर अभी तक हम राज्यसभा और लोकसभा की रचना एवं संगठन के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो तैयार कर चुके हैं। आगे की कक्षा के अंदर हम संसद के कार्य एवं शक्तियों पर चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि ज्ञान विहार स्कूल केंसरिया नागौर के द्वारा आपको जो ऑनलाइन कक्षाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, आप सभी विद्यार्थी इनका पूरा लाभ उठा रहे हैं और आगे भी आपको ऐसी कक्षाओं का लाभ मिलता रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं मुकेश बड़ाड़ा
एक बार पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।